हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जन फिट टेक। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोगों के सहयोग से, प्यार से हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए हैं और हम लोग आपके लिए रेगुलर कंटेंट लाते रहते हैं जिससे कि आप फाइनेंस के अंदर अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और इन्वेस्टमेंट करके अपनी मनी को भी ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के अंदर, इसी सीरीज के अंदर के कुछ ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड क्यों सही है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि यार एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको भी पता लग जाए कि आखिर म्यूचुअल फंड क्यों सही है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, जिससे कि हम आपको आगे रेगुलर कंटेंट दे सके और आपको वो वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक वेल्थ को क्रिएट कर पाएं। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड क्यों सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड सही है, पर क्यों सही है। तो सबसे मेन जो चीज है क्यों सही है के अंदर, वी ऑल नो सम नीड्स एंड एस्पिरेशंस, मतलब कि हमारे कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, हमारी कुछ जरूरतें होती हैं जो हमारे को लाइफ में करनी होती है। जैसे कि हमें अपना घर बनाना है, हमें पीसफुल रिटायरमेंट भी चाहिए होता है, साथ में हम अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं या फिर किसी को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। तो कोई एस्पिरेशंस को लेते हुए हमको पैसे की जरूरत होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस मनी को हम किस तरीके से, किस टूल में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं या फिर वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे द बिगेस्ट हर्डल इन द फुलफिल आवर नीड्स। जो सबसे बड़ी हर्डल होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि यार इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हमारा महंगाई जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, तो उसमें हम कौन से टूल में कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, तो ये बहुत ज्यादा लोगों को समझने के लिए प्रॉब्लम रहता है। बट हम यहाँ पर बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। सो हाउ मनी लॉसेज वैल्यू ड्यू टू द इन्फ्लेशन, मतलब कि आपकी जो मनी है वो कैसे लॉस कर रही है, मतलब कि डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, और जो कि इन्फ्लेशन में आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। सो इन्फ्लेशन द बिगेस्ट हर्डल इन द फाइनेंशियल नीड अचीवमेंट। अगर हम बात करें, द एवरेज इन्फ्लेशन हैज ग्रो 5.62 इन लास्ट 25 ईयर्स, मतलब कि लास्ट 25 सालों में लगभग 5.62% से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर आप मान लीजिए आज 100 रुपए अर्न करते हो, कमाते हो, तो अगले साल वो 100 रुपए की कोई चीज आज खरीदते हो तो अगली बार वो 100 रुपए की नहीं मिलेगी, आपको 105 रुपए या उससे ज्यादा की मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। समझते हैं कैसे। यहाँ पर हमने डाटा लिया है 1990 का। यहाँ पर पेट्रोल का दाम अगर 1990 पे मान लीजिए होलसेल प्राइस 9.84 था, तो यहाँ पर 2005 में ये 38 रुपए हुआ, राइट। अब 2024 की बात करें तो लगभग 96.50 का ये रेट हो गया। तो आप देखिए 1990 से लेके 2024 तक लगभग 10 गुना प्राइस बढ़ गया। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें लास्ट 25 ईयर्स को, तो ये ग्रो हुआ है लगभग 5.62% के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मिल्क की बात करें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी फैमिलीज की, जरूरतें होती हैं पेट्रोल की, दूध की, फूड की, खाने की, वेजिटेबल्स की, तो यहाँ पर 1990 में अगर मिल्क की बात करें तो 6 रुपीज पर लीटर आता था। बट 2005 में देखेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मली 18, 19, 20 रुपए के प्राइस में हमें 1 लीटर प्राइस में हमें एक मिल्क मिल जाता था। बट आज के डेट में जो मिल्क का प्राइस है 2024 में, वो कहीं ना कहीं 70 रुपए से लेके 80 रुपए है। बट हमने एवरेज जो लिया है 74 लिया है। तो आप देखो 6 रुपए के प्राइस से ये आज 74 का प्राइस हो गया। तो ये हमारा इन्फ्लेशन का, महंगाई का सबसे बड़ा रीजन है कि हम कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, वेल्थ को क्रिएट करें। तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बात करते हैं इन्फ्लेशन में आपके जो हाउस होल्ड से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो घर के एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हम 2014 का एक एवरेज डाटा लें फैमिलीज का, तो 25,000 के अंदर आपका हाउस होल्ड जो घर का खर्चा था वो निकल जाता था, राशन का, बच्चों की फीस, इवन मेडिसिन वगैरह, वो सारी चीजें। बट आज हम 2024 के अंदर बात करें तो लगभग 49,000 या 50,000 के अप्रॉक्स की हमें जरूरत होती है अपने फैमिली को प्रॉपर्ली तरीके से चलाने के लिए, अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। बट आप सोचो नेक्स्ट 10 सालों के अंदर ये आपका बढ़ के लगभग 2034 में ये 97,000 या उससे ज्यादा हो सकता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने पास्ट डाटा को अगर मॉनिटर किया या उसको हमने एनालाइज किया, सो उसके बेसिस पे लगभग ये डबल हो जाएगा अगले 10 सालों में। तो क्या आपके पास उतना इनकम सोर्स है या नहीं है, या आपके पास कोई रेवेन्यू मॉडल है कि नहीं है, या फिर आपके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है।
अगर नहीं है तो उसके लिए आप सोच सकते हैं, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो हायर एजुकेशन अगर 2014 की बात करें तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए में हो जाती थी, लेकिन 2024 में आज की डेट में 15 लाख से लेके 20 लाख की अप्रॉक्स की जो वैल्यू होती है वो आपको बच्चों की हायर एजुकेशन में लग जाती है, राइट। अब आगे आने वाले 10 सालों के बाद मतलब कि 2034 में ये कहीं ना कहीं 30 लाख से 35 लाख रुपए के अराउंड ये इन्फ्लेशन बढ़ के आपकी हो जाएगी, मतलब कि बच्चों का आपको हायर एजुकेशन कराना है तो इतने पैसे की जरूरत होने वाली है, राइट। तो क्या आप उसके लिए प्लानिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हम मैरिज की बात करें तो 2014 में लगभग 15 लाख के आसपास की ये हो जाती थी मैरिज, बट आज की डेट में अगर हम 2024 में बात करें तो 29 से 30 लाख 35 लाख रुपए की हमें जरूरत होती है कहीं ना कहीं एक अच्छी फैमिली के अंदर मैरिज करने के लिए, और ये 2034 में कहीं ना कहीं 58 लाख से लेके 60-70 लाख रुपए तक की एवरेज कॉस्ट हो सकती है, राइट। तो ये हमने अज्यूम किया है, कॉस्ट अज्यूमिंग 7% इन्फ्लेशन पर एनम एंड ऑल 2014 ईयर एक्सपेंसेस आर बेस्ड ऑन द अजम्पशंस, मतलब कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई 7% से इन्फ्लेशन हो रहा है और इसको हम अज्यूम करते हुए इस डाटा को आपको शो कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन वी शुड इन्वेस्ट, मतलब कि हमें अगर इन्फ्लेशन से बचना है या इन्फ्लेशन की मार से हमें महंगाई, जो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, अगर हमें उसे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कहां पे करना चाहिए अभी हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? बाय इन्वेस्टिंग वी कैन बिल्ड वेल्थ, हम इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ को बिल्ड कर पाते हैं। फुलफिल आवर फाइनेंशियल नीड्स, हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, फाइनेंशियल जरूरतों को। एंड प्राइमरली ऑब्जेक्टिव टू इन्वेस्ट इज टू जनरेट बेटर रिटर्न देन द इन्फ्लेशन, मतलब कि सबसे मेन चीज है कि हम जो महंगाई जो हमारी बढ़ रही है उस महंगाई से कम रेट पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको रोक के हम उस इन्वेस्टमेंट में डालें जहां पे हमें ज्यादा रिटर्न मिले इन्फ्लेशन से ज्यादा, राइट। तो हम कौन कौन से टूल में डाल सकते हैं समझते हैं। अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, मार्केट में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ऑलरेडी करते हैं, ठीक है। सो आप देखिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में सबसे मेजर लोग, जो सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं, अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं, ठीक है, जहां पर आपको नॉर्मली 3%, 4% या मैक्सिमम कोई बैंक अगर ऑफर कर रहा हो तो 5% आप रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ 6% भी देते हैं, बट वो उनकी लिमिट्स की होती है कि इतना पैसा डालेंगे तो आपको 6% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अभी हमने बात करी मान लीजिए सेविंग अकाउंट में कि आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो 5.62% है, तो आपका जो इन्फ्लेशन का जो रिटर्न है माइनस में जा रहा है, लगभग -1.54, मतलब लगभग 1.5% आपकी जो इनकम है, आपकी जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो डिक्रीज हो रहा है ईयर एंड ईयर, ठीक है। अब आप सोचो हम लोग बैंक में भी एफडी कर देते हैं। अब बैंक में जो एफडी है उसका एवरेज 6-7% का चलता है। हमने यहाँ पर जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो हमने लिया है 7.13 का। अब आपका इन्फ्लेशन जो है वो 5.62 का है, तो आप देखो कि आपको सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 1.43 का आपको इन्फ्लेशन जो है रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन को घटा के अगर हम बात करें तो आपको जो रिटर्न मिल रही है पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न्स आपको 1.43% मिल रहा है। अगर आप पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें भी पीपीएफ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 8.31% आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड इन्फ्लेशन हमारा अगेन 5.62 है, तो 2.55 का हमारे को पोस्ट रिटर्न्स मिल रही है, राइट। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये हमने जो डाटा जो लिया है ना, इक्विटी हैज ऑप्टेड दिस एंड लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी इक्विटी काम करती है, हमने बात करी। एंड ग्रो इन डिफरेंस एसेट क्लास फ्रॉम द मार्च 1999 टू मार्च 2024, लास्ट 25 इयर्स का हमने एक एनालिसिस डाटा लिया है जिसमें हम आपको ये बता पा रहे हैं। तो गोल्ड हमने अगर मान लीजिए आज हम देखें तो इंटरेस्ट रेट लगभग जो हमारे को उसका फायदा मिलता है, उसका जो इंक्रीज होती है वैल्यू, तो लगभग 11.19% से इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन है 5.62, तो लगभग हमने पोस्ट रिटर्न जो पाई है वो 5.27 पाई है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी की, अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म में लगभग 12.65% की रिटर्न है और आपका इन्फ्लेशन 5.62 है, तो आपको जो पोस्ट रिटर्न मिलती है वो लगभग 6.65% मिल जाती है। ये हमने पोस्ट जो है, जो हमने पूरा डाटा एनालाइज किया, ये पुराने रिकॉर्ड्स, ये पुराने जो हमारी एसेट्स क्लास है उसके अकॉर्डिंगली हमने किया, राइट। तो आप सोचिए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं राइट एसेट क्लास की। इक्विटी मार्केट हैज आउट परफॉर्मेंस ऑल अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, राइट। सो अगर हम ग्रो ऑफ 1 लाख रुपीज इन डिफरेंट एसेट क्लास,
हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि भाई हमने 1999 में 1999 में 1 लाख इन्वेस्ट किया था और 2024 में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन 1 लाख रुपए की वैल्यू 2024 में आपकी हो जाती है 3,92,000, मतलब कि लगभग 4 गुना। ठीक है, आपके गोल्ड की वैल्यू 1 लाख की हो जाती है लगभग 14,20,000 के आसपास। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पीपीएफ में आपकी ये वैल्यू 1 लाख से लगभग 7,36,000 हो जा रही है। अगर आप बैंक डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हैं तो 1 लाख की वैल्यू लगभग 5,60,000 हो जाती है। अगर आप मान लीजिए अदर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको थोड़ी ज्यादा रिटर्न्स मिल जाती है, वहां पर भी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 1 लाख से 7 लाख रुपीस तक की वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आपने सेंसेक्स या आपने इक्विटी मार्केट के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपए, तो आज कम से कम आपको 19 लाख, लगभग 19,70,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू मिल जाती। तो आप देखो यहाँ पे 19 टाइम्स आपकी वैल्यू ग्रो होती है, जो कि पूरा एसेट क्लास मार्केट में आप कोई भी देखेंगे वहां पर नहीं होती। लेकिन इसका लॉजिक भी समझिए कि इक्विटी मार्केट क्या है। इक्विटी मार्केट है कि जहां पर जो बिजनेसेस हैं वो रन हो रहे हैं। अब बिजनेस को पैसा कमाना है, बिजनेस ओनर्स को पैसा कमाना है, जितने भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जितनी भी कंपनी चल रही हैं, वो लोग आगे पैसा मार्केट से लेते हैं। इक्विटी मार्केट में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वही पैसे से वो बिजनेस बनाते हैं और वही पैसे से वो बिजनेस बना के आगे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसको उतनी ज्यादा रिटर्न्स भी मिल जाती है। तो इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं सही माना जाता है और ज्यादा रिटर्न्स भी यहाँ पर आपको मिल जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम बात करते हैं। तो ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन इक्विटी क्या है? हम अगर ऑप्शंस की बात करें, क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ डायरेक्ट इक्विटी, इन्वेस्ट थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्टली इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। तो जो हमने ग्रीन के अंदर आपको लिख के दिखाया, तो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या डायरेक्ट इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कैसे डिफरेंशिएट होता है और क्या प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। बात करते हैं कि भाई हम ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी में करते हैं तो आपको किस किस चीजों की जरूरत होती है। यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी डायरेक्टली इफ यू हैव, अगर आपके पास इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो हम बात करते हैं आपके पास टाइम है तो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास उस इक्विटी मार्केट के अंदर कि आपको कौन सी कंपनी में लगाना है, कितना लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, तो उसकी नॉलेज है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्किल्स टू आइडेंटिफाई स्टॉक, अगर आपको पता है कि भाई मेरे पास नॉलेज है, आपके पास उतनी स्किल है कि भाई इस स्टॉक में पैसा लगाना है, इस स्टॉक के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज, मतलब कि आपको सिस्टम, टूल्स, मनी, पैसा, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी जब आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर इफ यू नो है, मतलब कि इफ नो देन क्या करना है। अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, अब मान लो आप बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि आप डायरेक्टली रिसर्च कर सको प्रॉपर कौन से फंड के अंदर पैसा लगाना है, कौन सी इक्विटी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है, वो नहीं पता आपको। तो ये सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड सही है। जो हमने बात करी थी कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि हम कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो यहाँ पर क्यों सही है? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? व्हीकल टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर, मतलब कि हम यहाँ पर पैसा जो है इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं। एक्सेस टू इक्विटीज, बॉन्ड एंड मनी मार्केट एक्सेट्रा, प्री डिफाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, वेल रेगुलेटेड बाय सेबी, मतलब कि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं एक सर्कल की, कि इन्वेस्टर से हमने पैसा लिया, पूल इन देयर मनी, मतलब कि जो पैसा इन्वेस्टर ने डाला वो एक पूल के अंदर गया, एक इकट्ठा पैसा हुआ। तो वो जो फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है, इन्वेस्ट विद सिक्योरिटीज, वो पैसा जो है इन्वेस्ट कर देता है सिक्योरिटीज के अंदर अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज की वजह से, स्किल्स की वजह से, एंड वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके उनसे रेवेन्यू जनरेट करता है, मनी जनरेट करता है, रिटर्न जनरेट करता है। तो जो आपको रिटर्न्स मिलती है वो पास बैक टू इन्वेस्टर, जो दोबारा से फंड मैनेजर ने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया उस पे जो रिटर्न मिली दोबारा से इन्वेस्टर के पास आ गई। मतलब कि अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो तो जो रिटर्न बनेगी वो वापस पलट के आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने समझाया। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है?
सबसे पहला प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको एक फंड मैनेजर प्रॉपर्ली असाइन होता है, ठीक है। आप प्रॉपर्ली आप अपने तरफ से चूज नहीं कर सकते हो, बट एक फंड मैनेजर असाइन होता है कि भाई इस फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट है वो आपका एक फंड मैनेजर ही देखेगा, ठीक है। दूसरा, आप लो कॉस्ट मतलब कि कम दाम से भी शुरू कर सकते हैं, कम अमाउंट से भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपकी बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू होती है, लो कॉस्ट पे आपको मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, अब डाइवर्सिफिकेशन मेरे पास कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, अगर आपको मान लीजिए 100 रुपए लगाना है तो आपको यहाँ पर मार्केट के 100 रुपए अगर लगाने हैं, तो मान लीजिए आपने 20-20 करके 5 फंड सेलेक्ट किए और आपने 20-20% करके उसके अंदर एलोकेट कर दिया कि भाई 20 रुपए मैं इस फंड में लगाऊंगा, 20 रुपए इसमें लगाऊंगा, 20 रुपए इसमें लगाऊंगा, 20 इसमें, 20 इसमें। तो कहने का मतलब है, अगर आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो महीने की, तो 2,000 का एक फंड ले लिया, 2,000 का दूसरा, 2,000 का तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरीके से आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे फंड आपको नेगेटिव रिटर्न देंगे या फिर बहुत ज्यादा हाई रिटर्न देंगे या फिर आपको नॉर्मल रिटर्न देंगे, कुछ ज्यादा देंगे, कुछ उससे कम देंगे, कुछ हो सकता है उससे कम दें। तो आपको डाइवर्सिफाई करना इजी रहता है और बेटर रहता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, प्लस आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, आपको पैसे की जरूरत है, आपने इन्वेस्टमेंट करी, अब आपका कॉर्पस मान लीजिए 10 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। तो आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप उसमें से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इमीडिएटली निकाल सकते हैं। विद इन 2-3 डेज आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाते हैं। सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन भी मिल जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। थिंक इन्वेस्टमेंट, थिंक म्यूचुअल फंड। देखो, मैं आपको यही बोलूंगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप म्यूचुअल फंड की तरफ देखें अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेटर हो सकती है। फ्यूचर नीड्स क्या है? फ्यूचर नीड्स क्या हो सकती हैं आप लोगों की? वी वांट टू प्लान आवर फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स लाइक हायर एजुकेशन फॉर हिज किड्स। आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। मैरिज फॉर हिज किड्स, आप बच्चों की मैरिज प्लान कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अदर नीड्स लाइक बाइंग अ बिग हाउस, कार, फॉरेन ट्रिप एक्सेट्रा। अब आपको मान लीजिए घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या फिर फॉरेन ट्रिप्स पे जाना है, तो इन सब चीजों की प्लानिंग भी आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड ऑल टाइप्स ऑफ नीड क्या है, कैसे बात करते हैं? तो म्यूचुअल फंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नीड क्या है? अगर आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अवेलेबल फंड हमारे पास है मनी मार्केट फंड, लो ड्यूरेशन फंड, ठीक है। अगर आप रेगुलर इनकम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड या इक्विटी फंड्स में डाल सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो ईएलएसएस फंड्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि 3 साल के लिए लॉकिंग होते हैं, और 3 साल के बाद आप पैसा अगर विड्रॉ करते हो तो वो टैक्स फ्री रिटर्न बन के आपको निकल जाता है। आपको पता होगा शायद, यहाँ पर ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जो इनकम टैक्स का एक्ट है एटीसी के अंदर, उसमें 1.5 लाख तक की भी आप उसकी डिस्काउंट ले सकते हो, छूट ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो इनकम टैक्स एक्ट एटीसी सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर वेल्थ बिल्डिंग हो जाती है आपकी इक्विटी फंड्स के थ्रू, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म नीड्स की बात करें तो डेट में डालना चाहिए, ठीक है। अगर रेगुलर इनकम की बात करें तो फिर डेट एंड इक्विटी के अंदर कॉम्बिनेशन हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं उसमें डालना चाहिए। यहाँ पर आपका टैक्स सेविंग जो है वो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो ईएलएसएस फंड आपका जो है इक्विटी मार्केट में जाता है। वेल्थ बिल्डिंग में आप यहाँ पर इक्विटी फंड में मतलब कि इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, एटलीस्ट मैं 3 साल के लिए आपको रिकमेंड करूंगा, तो आप डेट फंड के अंदर ही ज्यादातर रिकमेंड करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपका कैपिटल सेफ हो और आपको रिटर्न्स मिले, और आपको इक्विटी मार्केट की रिटर्न नहीं मिलेगी, लेकिन डेट की, सिक्योरिटीज की आपको इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मिल जाती है, राइट। अब बात करते हैं सेंसेक्स के रिटर्न्स की। देखिए, 25 इयर्स एंड 45 इयर्स का हमने एक कैलकुलेशन लिया। 1999 के अंदर जो सेंसेक्स 3740 था, अब 2024 के अंदर ये 73651 हो गया। तो लगभग इन्होंने जो रिटर्न्स दी है, जो एक्यूमुलेटेड रिटर्न्स है, वो 12.65% की है। लेकिन लास्ट 45 की, अगर 45 इयर्स की बात करें, तो जो सेंसेक्स 1979 में 100 का था, आज की डेट में लगभग 73,651 का हो गया। इसने रिटर्न दी है 15.79% की एक्यूमुलेटेड आपकी कंपाउंडिंग रिटर्न। तो आप देखिए कि लास्ट 45 के अंदर भी 15% से ज्यादा की रिटर्न आ रही है, अगर हम एवरेज आउट करें लॉन्ग टर्म के अंदर, राइट। तो आपको एक्चुअल में सेंसेक्स पे भी ध्यान देना है कि सेंसेक्स की जो वोलेटिलिटी है किस तरीके से काम करती है। अगर आप डायरेक्ट
स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिस्क बना रहता है कि भाई मार्केट डाउन जाएगी तो आपका पैसा पूरा कोलैप्स कर सकता है, आपका पैसा डूब सकता है मार्केट में। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करेक्शन के लिए वेट करना होता है कि क्योंकि जब भी आप मान लीजिए मार्केट डाउन जाती है तो आपको जो यूनिट्स मिलती हैं म्यूचुअल फंड के अंदर वो लो रेट पे मिलती हैं और धीरे धीरे वो बाद में रिकवर हो जाती है। रिकवर होने के बाद आपका पैसा भी उस हिसाब से ग्रो करता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको वोलेटिलिटी मार्केट का बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, बिकॉज क्या ये करेक्शंस जो है साल में, 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में कभी भी आ सकते हैं। और इवन पास्ट भी जो करेक्शंस आए हैं उन्होंने दोबारा से मार्केट को रिकवर किया और आज आप देखेंगे मार्केट इवन पीक पर चल रही है, 82 या 83,000 तक पहुंच गई है सेंसेक्स मार्केट। तो आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं सही माना जाता है, राइट। वोलेटिलिटी मार्केट आप देखेंगे 2015 में यहाँ पर आपका करेक्शन आया था, 2019 के आसपास आपका करेक्शन आया था, फिर यहाँ पर आपका करेक्शन आया, फिर जब आप लॉकडाउन की बात करें 2020 में तब करेक्शन आया, अभी लास्ट कुछ 2 बार करेक्शन आए। तो वोलेटिलिटी मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है, बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शंस भी आते रहते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में देखेंगे ओवरऑल जो ग्रोथ है आपकी यहाँ पे 20,000 से 2015 में आपका सेंसेक्स था, लेकिन आप देखेंगे कि आज वो 75,000 प्लस हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म में आपने देखा होगा कि रिटर्न बना के दिया, पैसा मार्केट ने बना के दिया है बहुत सारे लोगों को, राइट। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए बेटर है क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है, टाइम नहीं है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए स्टॉक्स नहीं है, राइट। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट फंड मैनेजर के साथ, राइट फंड्स के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP is the way to investing in mutual fund scheme. Monthly investment into mutual fund scheme, just like bank and post office RD। आप जैसे बैंक में और पोस्ट ऑफिस में RD ओपन करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है आपका, उसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम फ्री होता है, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, उसके डिटेल भी प्रोवाइड कर देंगे। इवन अगर आप उसके डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं। सिंपली इजी रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, वे टू इन्वेस्ट योर मनी, मतलब कि आपकी जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, किस में जा रहा है, आपकी कितनी कैपिटल बन गई, कितनी वेल्थ बन गई, तो वो सारा इसके अंदर आपको दिखाता रहता है, ठीक है। सो SIP इज अ वेरी स्मार्ट टूल टू क्रिएट वेल्थ इन सिस्टमैटिक मैनर। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिल जाता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको नॉर्मली RD और FD के अंदर नहीं मिलता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट। एनकरेज एंड रेगुलर एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होती है, राइट। एंड SIP is the intelligent way to participate in the growth of various asset class। आप इसके अंदर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आप मल्टीपल एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर, गोल्ड के अंदर। वो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फंड में कर रहे हैं, और वो जो फंड है वो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, और वो जो फंड मैनेजर है वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी में, डेट में और गोल्ड फंड्स के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट को प्लान किया जाता है। हाउ डज SIP वर्क? Sit with your mutual fund distributor, select your fund tenure and select a date. Amount get debited monthly from your bank account. Get invested at NAV of the day। मतलब होता क्या है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो एक एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ बैठिए, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए, जिससे कि वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, नीड को समझते हुए आपके टेन्योर को सेलेक्ट करे, उसके लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट से लिंक करे, आपका एक फ्री अकाउंट ओपन करा के दे, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए उस दिन की NAV सेलेक्ट करके उसको बाय करें, राइट। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, आप डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो SIP नीड के अंदर हम बात करेंगे हाउ मच यू नीड टू सेव फॉर योर रिक्वायरमेंट इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। अगर आप SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपकी नीड के हिसाब से आपको एक्चुअल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अब देखिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअल में। अगर आप चाहते हो कि मेरे को 8% रिटर्न चाहिए या 10% रिटर्न चाहिए या फिर 12% रिटर्न, सो रिक्वायरमेंट आपकी क्या है या किस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप 1 करोड़ पे चाहते हो तो 8% से आपको 17,500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा, 20 साल में 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 10% के हिसाब से रिटर्न देती है आपकी जो फंड है, तो आपको 13,800 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और 1 करोड़ का आपका कॉर्पस बन जाएगा 20 सालों के अंदर। अगर आपकी मान लीजिए
12.64% की आपकी रिटर्न आती है, तो आपको सिर्फ 10,000 पे ईयर मंथली इन्वेस्ट करना होगा, 1 करोड़ की वेल्थ बन जाएगी नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर। ठीक है, सो अब आपको समझ आ गया होगा कि एसआईपी नहीं तो और क्या। ठीक है, सो एसआईपी ही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पर आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि एसआईपी टॉपअप क्या होता है। एसआईपी में टॉपअप क्या होता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हो तो आई बटन पे आपको मिल जाएगी, आप एसआईपी के टॉपअप की वीडियो देख के कंप्लीट डिटेलिंग जान सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि एसआईपी में अगर मैं टॉपअप को डालता हूँ तो क्या होता है। सो एसआईपी टॉपअप इन म्यूचुअल फंड इज दैट ग्रो ऑटोमेटिकली विद टाइम, मतलब कि आपका जो पैसा है ऑटोमेटिकली टाइम के साथ ग्रो होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, फीचर्स वर्क कैसे करता है। नॉर्मल एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ 20 सालों के लिए 10,000 रुपए पर मंथ की, प्लस अगर एसआईपी में अगर मैं टॉपअप इन्वेस्टमेंट करता हूँ 20 सालों के लिए, इनिशियल 10,000 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एवरी ईयर में जो 1,000 रुपए ऐड कर दूंगा। मतलब कि इस साल मैंने 10,000 किया, अगले साल 11,000, उसके बाद 12,000, उसके बाद 13,000, ऐसे करके मैं हर साल 1,000 रुपए की एसआईपी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता रहूंगा। तो हम क्या देखेंगे कि आपका कॉर्पस किस तरीके से इंक्रीज होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 10,000 रुपए पर मंथ अगर मैं 2004 में इन्वेस्ट करता तो रीच एट 1 करोड़ 20 ईयर्स .1 ईयर एज पर द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर मैंने 2,000 रुपए पर मंथ की टॉपअप एसआईपी से किया होता तो ये 1 करोड़ 15 सालों में बना देता। रीच योर नीड्स सूनर, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो नीड्स है उसको जल्दी पूरा कर देता अगर आप 2,000 रुपए की एवरी ईयर इसके अंदर टॉपअप को ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए आप टॉपअप ऐड नहीं कर रहे थे तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 20 ईयर्स में आपको 15 सालों में 1 करोड़ बनाया, लेकिन 20 सालों में ही रीच टू 2.1 करोड़, बिल्ट वेल्थ मोर। ठीक है, सो सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप टॉपअप को ऐड करते हो, तो नॉर्मल एसआईपी 10,000 से आपने स्टार्ट करी तो 20 सालों में 1 करोड़ बनाया। अगर आपने टॉपअप के साथ स्टार्ट करी 2,000 के टॉपअप के साथ, तो 20 सालों में 1 करोड़ की बजाय आपको सीधा सीधा 2 करोड़ की रिटर्न मिल जाती है, इससे कि क्योंकि आपने टॉपअप एसआईपी को ऐड किया अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर। राइट, सो समझते हैं कि डू वी नीड सेकंड इनकम रेगुलरली। अब डू वी नीड, आपको एक्चुअल में लगता है कि हमें सेकंड इनकम की जरूरत है? अगर है तो हम उसके लिए आपको एक टूल बताता हूं जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब एसडब्ल्यूपी जिसे हम बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं आपका इक्विटी मार्केट प्लस डेट के अंदर, दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छी खासी वेल्थ बन जाती है और कैपिटल का एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे अब फैसिलिटी इन म्यूचुअल फंड वेयर यू कैन गेट फिक्स्ड मंथली इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर और आप चाहते हो कि मेरे को हर महीने 10-10 हजार रुपए की रिटर्न्स मिलती रहे, तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए आते रहेंगे और आपने अगर 20 साल तक वो पैसा मार्केट में पड़ा रहा तो वो 10 लाख रुपए की वैल्यू 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख हो सकती है, जितनी रिटर्न्स आपकी परसेंटेज में जिस फंड में आपने डाली होगी। सो अगेन मैंने बताया कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए कि लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाए और रेगुलर इनकम भी मिल जाए। सो एसडब्ल्यूपी इस तरीके से काम करती है। सो योर यूनिट्स गेट ऑटोमेटिकली रिडीम ऑन प्रीसेट डेट एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड योर बैंक। मतलब कि सीधा सीधा आपकी एनएवी जो है वो रिडीम हो जाती है, प्लस आपका जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है, जिससे कि एसडब्ल्यू के अंदर आपको रेगुलर इनकम जनरेट हो जाती है। अब सबसे मेन और सबसे बड़ी बात आती है कि यार मेरे को इन्वेस्टमेंट तो शुरू करनी है, हमने एसआईपी भी समझ लिया, टॉपअप भी समझ लिया, एसडब्ल्यूपी भी समझ लिया, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा ई वेल्थ फीचर्स है, हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री होता है आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। सो जीरो कॉस्ट होगी, कोई भी लाइफ टाइम कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो उसकी डिटेल में आपको दे देता हूं अभी। ट्रांजैक्शन एनी टाइम एनीवेयर, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कहीं भी बैठ के पूरे वर्ल्ड के अंदर आप इसकी ट्रांजैक्शन को मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं कि भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और कितनी रिटर्न आपको मिल रही है, आपको कंपाउंडिंग रिटर्न का क्या बेनिफिट हो रहा है। इस टूल के अंदर आप अपनी एनपीएस की बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, प्लस लास्ट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब ये
लास्ट मतलब होता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उसका बेनिफिट भी आप अपने लोन के थ्रू ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कॉर्पस पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया, आपको कुछ फंड्स की जरूरत है, तो आप अपने कॉर्पस को मत ब्रेक कीजिए, आप उसमें से कुछ 10, 15, 20 लाख रुपए की लोन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना जो फाइनेंशियल नीड्स है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप फ्री अकाउंट ओपन कराते हैं, राइट? अब मल्टीपल ट्रांजैक्शन मोड्स के अंदर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू, कॉल के थ्रू, आप ऑफलाइन के थ्रू, जैसे चाहे वैसे इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको हर तरीके से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो अभी तो हमने इसका मोबाइल ऐप के साथ साथ आपका व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी कर दिया है, जो कि आप अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी में, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एसआईपी सही है, क्यों है, तो हालांकि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों सही है और आपको क्यों करना चाहिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, राइट? तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में पता लग जाए। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी हैं जो लोग SWP का बेनिफिट लेना चाहते हैं और अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन टाइम और उनसे रेगुलर इनकम को जनरेट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो नीचे दिए गए 1-to-1 लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 1-to-1 लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरे साथ डायरेक्टली 1-to-1 कॉल बुक कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने SWP प्लान को अभी स्टार्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।